स्थानीय लोगों से वीरेंद्र गोयल ने की अपील मकान समेत भूमि का मुआवजा लेकर न करें। अपना नुकसान वर्ष 2025 के अंत आते आते मोरवा विस्थापन के लिए तीसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो प्रथम लिस्ट जारी होने के साथ ही स्थानीय मंचों की उदासीनता उनके मौन स्वीकृति के रूप में देखी गई। मोरवा विस्थापन पर कुछ छूटे मुद्दों को लेकर सिंगरौली विस्थापन मंच के तकनीकी सदस्य वीरेंद्र गोयल ने एक बार फिर अपनी बात रखते हुए यह स्पष्ट किया कि सिंगरौली विस्थापन मंच सदैव एनसीएल प्रबंधन से वार्ता करते हुए स्थानीय लोगों के हितों की बात रख रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे तल के मकान पर 20% की कटौती समेत सुव्यवस्थित पुनर्वास स्थल की बात समय समय पर एनसीएल प्रबंधन से की जाती रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय लोग अति शीघ्र विस्थापन स्थल को लेने के लिए पुनर्स्थापना सेल के चक्कर काटे दिखाई पड़ते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोगों को जल्द विस्थापन का लाभ चाहिए। उन्होंने इस बात की भी चिंता जताई है कि 3 चरणों में होने वाले इस विस्थापन के लिए लोग यदि एक साथ भूमि एवं भवन का मुआवजा लेते हैं तो उन्हें भारी नुकसान होगा ही साथ मोरवा का व्यापार एवं सौहार्द भी विलुप्त हो जाएंगे। नमस्कार, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 मोरवा की जनता के लिए काफी कठिन गुजरा है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि विस्थापन का प्रारूप क्या होगा। हालांकि दिसंबर लास्ट आते आते एनसीएल सीएमडी साहब चेयरमैन नियुक्त कर लिए गए कोल इंडिया के, और यहाँ मुआवजा वितरण भी शुरू कर दिया गया, मगर रफ्तार उनके चेयरमैन बनने के बाद धीमी पड़ती नजर आई। स्थानीय लोगों को कई उम्मीदें हैं, कई उनके मुद्दे हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाए। इस बाबत हमने सर्वप्रथम एनसीएल प्रबंधन से उनका पक्ष जानना चाहा। हालांकि एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रखने से इनकार कर दिया है मीडिया के सामने। इसलिए इस समय हम मौजूद हैं सिंगरौली विस्थापन मंच के सक्रिय सदस्य वीरेंद्र गोयल जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे और चर्चा करेंगे विस्थापन के विषय में। वीरेंद्र जी नमस्कार। सुनील जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम अपने सिंगरौली वासियों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बताइए, स्थानीय लोगों में अभी भी कई तरह की चर्चाएं हैं और कई तरह के संशय बने हुए हैं मुआवजा वितरण को लेकर के। एक तो मुआवजा वितरण धीमी गति से चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे परपंच फंसे हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका भवन और भूमि का पैसा एक साथ मिल सके। उसको लेकर के स्थानीय आपके विस्थापन मंच की तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, विस्थापन मंच इस बात के लिए लगातार जो भी एनसीएल प्रबंधन ने आज तक अपनी अपनी योजना बनाई, उसमें विस्थापन मंच की लगातार यह भूमिका रही कि यह जनहित में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आज उसी तारतम्य में यह चूंकि इनकी बोर्ड 15 जुलाई के आसपास हुई थी 2025 में, और चूंकि नवंबर में इनका भुगतान प्रारंभ हुआ और लगातार इधर कई पैप्स लोगों को मुआवजा भी प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि भवन और भूमि दोनों के पैसा लेने की एक स्थिति बनी हुई है, सिंगरौली विस्थापन मंच की तरफ से एक पत्र एनसीएल प्रबंधन को दिया गया था, जिसमें कि यह कहा गया था कि अगर इसको 3 स्ट्रिप्स सिंगरौली में 3 स्ट्रिप्स में लिया जा रहा है तो तीनों स्ट्रिप्स के डेट ऑफ अवार्ड अलग अलग डेट होने चाहिए, जिससे कि सेकंड स्ट्रिप्स का व्यक्ति चला न जाए, उसके साथ में किसी भी तरह का पक्षपात होता हुआ न दिखाई दे। तो ऐसी स्थिति में यह एनसीएल प्रबंधन अभी जो हम सबों को हवाला दिया है कि हम बोर्ड बहुत ही जल्दी 9 तारीख के आसपास एनसीएल प्रबंधन के द्वारा बोर्ड जो होगा उसमें यह विषय रखा जाएगा। और इस विषय में सिंगरौली विस्थापन मंच ने यह डिमांड किया है कि अगर आपने नवंबर से भुगतान किया है और इस फर्स्ट स्ट्रिप्स को लेने की जितने भी दिन की योजना है आपकी, उस योजना के कम से कम आधे दिन के बाद ही डेट ऑफ अवार्ड दिया जाए।
तो मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से यह जुलाई 2024 में 2025 में बोर्ड मीटिंग के बाद अगर यह बोर्ड मीटिंग हो रही है और अगर 3-4-5 महीना हम सबों को और एक ग्रेस पीरियड मिलता है तो उससे जो ज़मीन की एडिशनल मार्केट वैल्यू है वो अभी लोगों को अच्छे दर पे प्राप्त हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से अपने सिंगरौली वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति भवन का पैसा ले ले, लेकिन भवन के साथ साथ भूमि का पैसा ले करके वो अपने पैसों का नुकसान कर रहा है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिंगरौली में जितने लोग बसे हैं सब लोग कहीं पर भी पलायन करेंगे तो एक साथ में पलायन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें भवन के पैसे के बाद यह देखने की आवश्यकता है कि यह डेट ऑफ अवॉर्ड किस डेट को सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद ही जमीन का पैसा लेना उचित होगा। पलायन की बात की आप, पलायन के मुद्दे पे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो 18 लाख पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर के समक्ष बैठक में ये चीज़ निर्णय लिया गया था कि पहले दौर की बैठक में ये देख लिया जाएगा कि 18 लाख रुपए जमीन के बदले स्थानीय लोगों को मिले और अन्य मुद्दे बाद में डिस्कस किए जाएंगे। व्यापारी वर्ग आज भी रोष में है कि उनका धंधा मार खा रहा है, यहाँ से क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं, उनका व्यापार कैसे चलेगा। दुकान आवंटन के लिए अभी तक जिला मुख्यालय द्वारा कोई जगह जमीन आवंटित नहीं की गई है, ना ही एनसेल उस पर आगे कार्रवाई कर रहा है। बस स्टैंड के लिए बार बार मुद्दा उठता है कि इस बस स्टैंड को वहाँ चटका के समीप वहाँ ले जाया जाए, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। एक बार एनसेल ने टेंडर भी निकाला था करीब 2,500 मकान बनाने को लेकर के, उस टेंडर प्रक्रिया को लेकर के भी कुछ नहीं होता दिख रहा है। इस पर आप लोग भी खामोशी लगाए बैठे हैं, ये क्यों? ये शब्द से मैं सहमत नहीं हो सकता कि हम लोग खामोशी में बैठे। ऐसा अमूमन देखने को प्राप्त हो रहा है कि इस सिंगरौली विस्थापन में आज के समय में जिस भी व्यक्ति के नाम आ रहे हैं वह मुआवजा लेने की ओर ज़्यादा उसका आकर्षण ज़्यादा दिख रहा है। यह मुद्दे सार्वजनिक हैं। जहाँ तक बस स्टैंड की बात है, बस स्टैंड के लिए जगह भी देखी गई है, बस स्टैंड के लिए लगातार करस्पॉन्डेंस भी चल रहे हैं और जाते जाते एनसीएल सीएमडी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम बस स्टैंड का प्रोजेक्ट जल्दी ही निर्माण करेंगे। जहाँ तक लोगों के व्यापार की बात है तो एनसीएल प्रबंधन एक नई नीति भी लाने का शायद इस 9 तारीख के बाद यह निर्णय से अवगत हो सके हम सब लोग कि अगर कोई व्यक्ति 8 नंबर या 3 नंबर का बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो अपनी आवश्यकता अनुसार अगर वह मुआवजा लेना चाहता है और फर्स्ट स्टेप्स के एडिशनल मार्केट वैल्यू को एक्सेप्ट करते हुए अपने ज़मीन और मकान को ज़मींदोज करके पूरा पैसा लेना चाहता है तो एनसीएल प्रबंधन शायद दे देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सिंगरौली की स्थिति भयावह हो जाएगी। मैं तो आपके माध्यम से अपने सिंगरौली वासियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति निर्मित कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास होना चाहिए कि जब तक यह बाजार है तब तक हमारे व्यापारी भाई लोग सब लोग अपने धैर्य का परिचय दें और अपने मुआवजे में अगर कोई व्यक्ति एकदम ही कोई किसी तरह से पीड़ित हो रखा हो तभी वो इस तरह के आवेदन को दे। अन्यथा ऐसी स्थिति में अगर हमारा पड़ोसी कोई भी अगर मकान छोड़ करके चला जाएगा तो धीरे धीरे आज यह पुराना बाजार हो या नया बाजार हो, ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कुछ दिन बाद हम लोग को यह वीरान जैसी सिंगरौली दिखाई देने लग जाएगी। हम सबों को एडिशनल मार्केट वैल्यू इतना ज़्यादा मिल रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी के भवन का मुआवजा बनता है तो अगर 12% हमको साल भर में 12 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे में लोगों को संतोष करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का 12 लाख रुपया आज मैं समझता हूँ एक व्यापारी आदमी के दिमाग से अगर 12 लाख रुपए साल का किसी को पैसा प्राप्त हो रहा हो तो वह कम नहीं होता। तो जहाँ तक आपने कहा कि ये सब चीज़ों में पहल करने की बात, एनसीएल प्रबंधन से तो हम सब लोग लगातार पहल कर रखे हैं, लेकिन एनसीएल प्रबंधन का जो एक नीति शुरू दिन से चली आ रही है कि जैसा कि आपने कहा कि 18 लाख रुपया का लुभावना अट्रैक्शन मिलने के बाद
आज तक एनसीएल प्रबंधन ने यहाँ के पुनर्वास नीति पर बहुत ही गहन विचार नहीं कर पाए और उसका परिणाम यह है कि आज हमारे सिंगरौली के लोग यहाँ से आधे से अधिक लोग पलायन की ओर चले जाएंगे और आधे से अधिक लोग जो यहाँ बसने को भी सोचेंगे वो कल कहाँ बसेगा, वो सिंगरौली बसेगा कि बैढ़न बसेगा कि वो बरगवा बसेगा कि चितरंगी बसेगा। आज हमारा पूरा जो है सामाजिक ताना बाना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही तो बात है, टूटता दिख रहा है। तो जो वहाँ पे इनका ये टेंडर था वो टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हुई, इसको लेकर के भी आप लोगों ने ये लगातार इस पे बात हुई है। हम लोगों ने यह बात भी किया कि ब्लॉक बी जो आपने जगह चुना है वह प्रदूषित एरिया है और उस प्रदूषित एरिया में कतई हम सिंगरौली वासी नहीं जाना चाहते हैं और जो भी जगह आप कहीं पर भी जंगल में आप उठा करके देना चाहें वैसी जगह को आप चिन्हित कर लें और वहाँ पर ही आप एक नया सिंगरौली बसा करके दें हमें। ऐसा हम सभी मोर्चा जितने मंच हैं सभी के लोगों के उपस्थिति में बात हुई। लेकिन चूंकि एनसीएल प्रबंधन को इस समय मात्र अपने डिसबर्समेंट से मतलब समझ में आ रहा है और इसमें निश्चित ही आने वाले समय में हम सब लोग स्थानीय प्रशासन कलेक्टर साहब के पास में भी बैठ करके अपनी बात रखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ बसना चाहता है, चूँकि जितने अभी तक लिस्ट में नाम निकले उस नाम को देखने के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो 18 लाख रुपए की ओर जा रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता हुआ उसमें से बहुत कम लोग प्राप्त हो रहे हैं जो कि मुझे भूमि चाहिए। ऐसी जगह पर कहीं न कहीं मंच को दुविधा वाली स्थिति में खड़ा हो जाना पड़ता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहीं का सिंगरौली का और वो जा करके 18 लाख रुपए लेने की स्वीकृति 18 लाख के साथ साथ 6 लाख भी जोड़िए, शासकीय भूमि पर बसे लोग भी आप ही के हैं। 6 लाख रुपए की बात मैं इसलिए नहीं कहा कि सरकारी व्यवस्थाएं अलग है और ये 18 लाख रुपए की पात्रता, आपने 18 लाख रुपए का विषय छेड़ा था इसलिए 18 लाख रुपए मेरे मुंह से निकला। 6 लाख रुपए भी वही बात रखता है, वो ऐसा ही महत्व रखता है और 18 लाख रुपए भी वैसा ही महत्व रखता है। अगर वो 6 लाख वाला भी व्यक्ति अगर 6 लाख रुपए लेकर के अपने आप को संतुष्ट हो जा रहा है तो उसे भी भूमि की इसका मतलब है कि आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा अभी तक जो एनसीएल प्रबंधन के पास जो मुआवजे का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, जो भवन के पैसे के मुआवजे बन रहे हैं, वो जिस गति से लोग ले रहे हैं उसमें आज तक बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग भूमि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं हम मंच के लोग जो सशंकित हैं कि हमारी बात को कितना हमारा सिंगरौली वासी लोग तरजीह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आप पार्टी से जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आपकी जो कोई भी यहाँ पर स्थानीय नेता हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, उनकी तरफ से भी कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। जैसे प्राइवेट कंपनियों में जैसे अभी अडानी का मुद्दा चल रहा है या कहीं और का मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे प्लॉट भी बांटे जा रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हो रहे हैं जिसमें जिला कलेक्टर भी हस्तक्षेप करते दिखाई दे रहे हैं। मगर यहाँ एनसीएल प्रबंधन के सामने सब ढीले पड़ते दिखते हैं। आपकी तरफ से कभी आह्वान किया गया कि जो स्थानीय सरकारी लोग हैं यहाँ पर उनको कहीं शासकीय भूमि या पट्टा वितरण का कार्य करके कहीं एक जगह बसाया जाए मोरवा के लोगों को, या जिला कलेक्टर से कह करके एनसीएल प्रबंधन पर दबाव बनाया जाए कि आप एक सही जगह चिन्हित करके मोरवा के लोगों को बसाएं? ऐसी कोई रणनीति? मुद्दा हम सबों का प्रारंभिक समय से चला आ रहा है कि जहाँ हमको बसाएं वहाँ पर सरकारी खातेदारों को जो भी आपकी जमीन जितने फिट की जगह होती है उनकी पात्रता रखते हैं उनको भी वहाँ पर बसाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस पर लगभग यहाँ के सभी मंचों ने ऐसी बात किया था, लेकिन बीच में विसंगतियों की वजह से आज यह मुद्दा चूंकि पट्टेदारों से जब विचलित हुआ तो आज धीरे धीरे करके शासकीय वालों के भी मुद्दे पर कोई गहन चर्चाएं नहीं हुई। उसका कारण मात्र यह रहा है कि जब जो एक यहाँ के मूल बासिंदे जब हम लोग प्लाट से भटक गए और एनसीएल प्रबंधन के पास में या स्थानीय प्रशासन को आज तक इस नई सिंगरौली को बसाने के लिए कोई अच्छी जगह उनके द्वारा आवंटित नहीं की जा सकती। आज उसका परिणाम है कि हम सब लोग कहीं न कहीं इस विस्थापन का दंश भविष्य में झेले। स्थानीय लोगों को तो यही मानना है कि नहीं जा सकती, उनकी मंशा ही नहीं थी यहाँ मोरवा को बसाने की। ऐसा नहीं कर सकते
लेकिन क्या है कि सिंगरौली के होने के नाते हम जरूर चाहते थे कि अच्छी जगह प्राप्त हो, और अच्छी जगह न दे करके खराब भी जगह दे रहे हों तो आप कम से कम उसकी पूरी समुचित वहाँ पर व्यवस्था कर दें। और इसी वजह से जब कभी भलुगढ़ या पड़ताली की बात आती थी, बाद में आपके पास में भी ये संदेश होगा, ये हमने यहाँ तक भी कह दिया था कि जगह साहब आपको जो भी जगह सूट करती हो, अगर आपको लगता है कि खिरवा पड़ताली ही अच्छा है तो खिरवा पड़ताली ही दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबों की बसाहट दे दिया जाए, ताकि हम लोग एक जिस समाज में इतने उम्र तक पहुँचे हैं तो आज वो समाज विखंडित होता हुआ न दिखाई दे। ये 20%, हाँ बोलिए आप। लेकिन जो है उसके बाद भी एनसीएल प्रबंधन इस पे लगता है खान में तेल डाला हुआ है, और आज धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि हम लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई सार्थक इसलिए संभव नहीं दिखाई दे रही है कि ऐसे लोगों की संख्या कम दिखती है। 20% कटौती को लेकर के जो बात चल रही थी उस पर कोई निष्कर्ष निकला कि नहीं है? 20% कटौती पर अभी वर्तमान चेयरमैन साहब जब यहाँ पर तत्कालीन सीएमडी के रूप में कार्य कर रहे थे, आज भी चार्ज में हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको हम बहुत ही जल्द आप लोग की समस्या को सॉल्व कर देंगे। उसमें एक कमेटी भी जनरेट हुई है, उसमें कुछ कमेटी के कुछ ऑब्जेक्शनल बिंदु हैं, वह उनका इंटरनल बिंदु है, लेकिन वह बिंदु भी आने वाले समय में हमको लगता है किसी न किसी भी स्थिति में कुछ सॉल्व हो जाएंगे। और यह मुद्दा चूँकि आज के दिन में जो डबल स्टोरी वाले लोग हैं उनका 20% कटौती करके पेमेंट हो रहा है, लेकिन एनसीएल प्रबंधन का ये कहना है कि जिस दिन यह पॉलिसी हमारी डिसाइड हो जाएगी उस दिन हम पूरा का पूरा भुगतान, उस व्यक्ति का बचा हुआ भुगतान भी कंप्यूटर में जो भी उसका कैलकुलेशन आता होगा वो 20% का भी राशि का भुगतान कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी यह दोनों प्रकरण बोर्ड में जाने हैं, और यह दोनों प्रकरण एक ब्याज का विषय जिसको एडिशनल मार्केट वैल्यू कहें जमीन का, और एक पीडब्ल्यूडी वाला भी विषय, और यह दोनों चीज़ें बोर्ड में जाने पर कौन सी नीति बन करके आती है यह अभी से कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि शायद पीडब्ल्यूडी वाला विषय भी इस 9 तारीख को चला गया होता, लेकिन कुछ अधिकारियों की हिला हवाली से आज यह स्थिति आ रही है कि शायद यह 9 तारीख को पीडब्ल्यूडी वाला विषय या डबल स्टोरी बिल्डिंग की जो बात है वह विषय सॉल्व ना हो पाए। लेकिन इसमें यह 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे कि हमारा डेट ऑफ अवार्ड डेट क्या होगा फर्स्ट स्टेप्स का, सेकेंड स्टेप्स से जब ये प्रारंभ करेंगे तो उसका डेट ऑफ अवार्ड कितने समय की अवधि के बाद लगेगा यह भी तय हो जाएगा। और बाकी आपके जो दूसरे वार्ड वाले लोग स्वेच्छा से अगर कोई शिफ्ट करना चाहता है, अपने प्रॉपर्टी को देना चाहता है, उस पर एनसीएल प्रबंधन भविष्य में क्या करेगा इसका भी निर्णय इस बोर्ड में तय हो जाएगा। स्टेप की बात हो रही है कि 3 स्टेप में या 3 स्टेप में ये को पूरे विस्थापन को करने की सोच रहे हैं। ये पहले स्टेप में कौन कौन से वार्ड आ सकते हैं जो आपकी जानकारी में हो, संज्ञान में हो, या कौन कौन से क्षेत्र को एनसीएल पहले प्रथम चरण में लेने वाला है? मेरे जो जानकारी में अभी चूंकि फर्स्ट स्टेप्स का इनका नक्शा है जो कि कंप्यूटराइज नक्शा है, और उसमें एक रेड लाइन इनके द्वारा खींची गई है। ऐसा जहाँ तक लगता है कि 9 नंबर का लगभग मैक्सिमम हिस्सा हमारा इस फर्स्ट स्टेप्स के अधिग्रहण में जा रहा है। तो लाइन लेकिन क्या है कि कुछ एलआईजी से एलआईजी का भी गया है और कुछ एलआईजी का हिस्सा बचा भी रह गया। तो अब यह चूंकि एक बहुत ही थारोली देखने की बात है उस नक्शे को, लेकिन अभी मैंने एनसीएल प्रबंधन को रिक्वेस्ट भी किया था कि कम से कम हम लोग को यह पता लग जाए कि हमारा कौन सा एरिया कहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ताकि जो रोज दिन इस तरह के पैप्स विस्थापित लोग अपना मुआवजे की बात करते हैं तो हम ये बता सकें कि आप ये सेकंड स्टेप्स में आओगे, आप थर्ड स्टेप्स में आओगे। तो मेरा ऐसी जानकारी में जो है कि इसमें 9 नंबर, 10 नंबर और 7 नंबर
और 4 नंबर का भी आंशिक आंशिक हिस्सा इस फर्स्ट स्टेप्स में जा रहा है। और फर्स्ट स्टेप्स के बाद ये सेकंड स्टेप्स की जो प्लानिंग है, यह लगभग इस फर्स्ट स्टेप्स में आज के दिन अगर इनके ऑन पेपर की बात करें तो लगभग इस फर्स्ट स्टेप्स को लेने में 1 साल की अवधि अभी लगनी शेष बची हुई है। और इसके बाद ही सेकंड स्टेप से, इसका मतलब है कि सिंगरौली विस्थापन लगभग 3 साल ऑन रिकॉर्ड अगर इनके देखा जाए तो अगर आज की डेट से 3 साल बाद ही इस सिंगरौली का विस्थापन हो सकेगा। लेकिन जिस गति से यह काम चल रहा है उस गति से यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि एनसीएल प्रबंधन जरूर इस बात को बताता है कि कोयले की हमको बहुत आवश्यकता है, लेकिन आज की डेट में इस कार्रवाई जैसे स्लो गति से चल रही है और जिस तरह से हमारे विस्थापितों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अधिकारी लोग एक बार बैठने के बाद, सारे नियम कानून बनने के बाद भी कुछ न कुछ उस विस्थापित को कोई कागज बता करके उसके कागज को रोक लिया जा रहा है। उससे वह विस्थापित तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन एनसीएल प्रबंधन की जो नीति इससे स्पष्ट हो जा रही है कि जिस हिसाब से एनसीएल प्रबंधन को लग भिड़ करके सारे जमीन के खसरा, मुआवजा खसरा, आपका पूरा रिकॉर्ड्स, बैंक के रिकॉर्ड्स, उसके जितने भी ऋण पुस्तिका के रिकॉर्ड्स होने के बाद अगर हम उस वास्तविक जमीन मालिक को हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन की भी कमी है। तो अगर वैसी इस गति से चला तो मैं समझता हूँ कि यह सिंगरौली का विस्थापन लगभग अभी 5 साल इनको कार्य करने में, कंप्लीट करने में लगे। जहाँ तक लिस्ट की बात करें तो 3 लिस्ट आ चुकी है, चौथे की तैयारी है, अति शीघ्र वो भी निकलने वाली है। परंतु जो लोग अपनी कमियों को लेकर के लोग ग्रेवियांस लगा रहे हैं, पोर्टल में डाल रहे हैं, वो भी पेंडिंग पड़ा रह जा रहा है और उनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो किस स्थिति में पहुंची है, इसको लेकर के भी एनसीएल कोई पोर्टल डेवलप नहीं कर पा रहा है। उसको लेके आपने कोई चर्चा की? देखिए, ग्रीवांस की जहाँ तक बात आपने कहा तो मेरी जैसी जानकारी है कि अगर ग्रीवांस लगाने के बाद कोई व्यक्ति अगर फॉलो किया है तो अगर कोई मेजर विषय नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जो भी इनके अधिकारी जाते हैं वो 2-4 घंटे में उसका सोल्यूशन सॉल्व करके चले आ रहा है। हाँ, बट नेचुरल जब तक ग्रीवांस उसमें कोई भी एड ऑन मुआवजा हमारा चढ़ेगा नहीं तब तक वो फाइल बढ़ नहीं सकती। तो उसके अगर कोई कैलकुलेशन में कोई टिपिकल कैलकुलेशन है या कोई चीज़ ऐसी बात है कि विस्थापित मतलब वहाँ का हमारा भूस्वामी जो है चाहता है कि ये चीज़ एड ऑन होना चाहिए, ये चीज़ वो उनके हिसाब से एड ऑन नहीं होगी, तो इस कारण से भी लंबित हो रहा है। नहीं यार, मैं पर्सनल अपनी ही बात करूँ, मेरी एक जगह ज़मीन है, 1.5 महीना हो गया उस पोर्टल में आए हुए, मैंने ग्रेवियांस भी डाला है, अभी तक वो प्रोसेस में दिखा रहा है, जिसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, आज भी वो प्रोसेस में दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का और कोई मुद्दा है, ये मैं अपना पर्सनल मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, और लोगों का भी यही मुद्दा है कि उस चीज़ों को पोर्टल में डाला नहीं जा रहा है, और डाला जा रहा है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जो कोई भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं या जो लोग पैसे की लालच दे रहे हैं, ऐसी भी अफवाहें उड़ी हैं, उनके काम पर प्राथमिकता दी जा रही है। यह तो इंटरनल विषय है, ऐसा हम सबों के सामने में तो कभी भी विषय आता नहीं जो आपने कहा कि पैसे का लोभ, लेकिन चूंकि हमारे बीच आपके विस्थापन ग्रुप में ही ये तमाम सारी चीज़ें चली हैं कि वहाँ पैसे का लेन देन देकर के कुछ दलाल बैठे हुए हैं, जिस कारण से ही चीज़ों को बदलाया जा रहा है। देखिए, एक बार एनसीएल सीएमडी साहब के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की थी और उन्होंने नंबर भी फ्लोट किया था कि अगर ऐसा ही कोई बात हो कि कोई बीच का ब्रोकर व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप इस नंबर पर सूचित करें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर जनता में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी तो बट नेचुरल कोई भी तरह का आदमी बेवकूफ़ बना करके किसी भी तरह के सौदे को संपन्न कराने की बात कर सकता है। जहाँ तक ग्रीवांस की बात आपने कहा, तो आज एनसीएल प्रबंधन के उस एलएनआर ऑफिस में मैं समझता हूँ कि उनको फाइल भी बढ़ानी है, उनको वेंडर कोड भी अलर्ट करना है, उनको ग्रीवांस भी देखना है। हर विभाग अलग अलग, हर अधिकारी बैठा हुआ।
एक दो तीन विषय मेरे सामने में आए थे और मैं समझता हूँ कि एनसीएल उसी एलएनआर के ऑफिस में बैठे मैंने ग्रीवांस की बात रखा था और शायद सेकेंड डे उसके ग्रीवांस को क्लियरेंस भी कर दिया गया। अब उसकी फाइल तो अमूमन देखने को ऐसा मिलता है कि हमारे मैक्सिमम भूस्वामी भवन स्वामी लोग अपने अपने फाइल को फॉलो अप भी करते हुए दिख रहा है। अब चूंकि यह तो विषय कभी सामने में आता नहीं है कि आप कोई को पैसे दे करके चले आ रहे हो, इसके लिए सिंगरौली विस्थापन मंच भी अपने आप को हमेशा से अब माना है कि अगर सिंगरौली विस्थापन मंच के पास में भी कुछ ऐसे अगर विषय, अब अगर कोई दे के चला आया किसी को और आज उसका कोई काम नहीं हो रहा है और वो कहे कि हमने पैसा दे दिया, तब तो एक उसका कोई माई बाप नहीं होता। लेकिन अगर कोई यह पहले बताए कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति अगर ये पैसे लेने की बात कर रहा है, तो निश्चित ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंगरौली विस्थापन मंच इस पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई बात केवल सुनी सुनाई आधार पर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे चलने के आधार पर इसको इसलिए नहीं माना जा सकता कि बहुत यह सस्ती लोकप्रियता का विषय होता है कि किसी के ऊपर तुरंत भर में ब्लेम लगा देना। लेकिन लांछन लगाना आसान होता है, लेकिन उसको हम प्रूफ करने के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ऐसी डिमांड करता है तो उस व्यक्ति के साथ में वह डायरेक्टर साहब हों या सीएमडी साहब हों या हमारे आज वर्तमान के जो चेयरमैन साहब ही क्यों ना हो, हम लोग बात रखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें इस व्यक्ति के द्वारा उठ रही है और इस व्यक्ति को इसमें तत्काल यहाँ से रिमूव किया जाए। नहीं, हमने भी ये कहा कि आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि आपके सिंगरौली विस्थापन मंच के ग्रुप में तमाम सारी चीजें चली थी। बहरहाल अंत में आप स्थानीय लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं अपने स्थानीय सिंगरौली वासियों से मात्र अपील यह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस सिंगरौली विस्थापन जो कि हम सबों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में है, कोई भी व्यक्ति पहले अपने मुआवजे को न ले क्योंकि उससे बहुत तरह के नुकसान भी होंगे। पहले पूरा मुआवजा ना ले या आधा ना ले? आधा तो जैसे जो भी फर्स्ट स्ट्रिप्स वाले हैं उनको तो आधा लेना है, वो तो लेंगे। और ज़मीन का चूँकि अभी न ले, इसलिए कि ज़मीन में अगर अवार्ड जो भी डेट पारित होता है हम उसका लाभ ले करके लेंगे, ज़मीन को हम अपना पैसा लेंगे। जितनी प्रक्रिया हमारी यहाँ हुई है उससे कम प्रक्रिया में हमको केवल फोटोग्राफ्स करना है, डिसमेंटल करना है और उसके बाद जो है उनको एक डिसमेंटल की फ़ोटो दे देना है और इसके बाद जो है हमें भुगतान मिल जाएगा। लेकिन अगर जो दूसरे वार्ड का बसा हुआ है जो फर्स्ट स्ट्रिप्स में नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति को लेने का नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो अपनी ज़मीन पूरी ज़मींदोज करके अगर वो व्यक्ति तभी लाभ ले पाएगा जबकि मकान और ज़मीन दोनों खाली करके देगा, तब वो ऐसी स्थिति में उसको भुगतान प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत जो निडी लोग हों वो उसके लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि यह अपना अपना स्वविवेक का विषय है। लेकिन इस सिंगरौली में जो ताना बाना है, आज सिंगरौली जितने यहाँ पर स्थापित है, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम समय से पहले ही अपनी जगह को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाए। उसमें हमारा 10-20 लाख रुपए का नुकसान भी होता हो तो 10-20 लाख रुपए के नुकसान पर हम ध्यान न दें, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक यहाँ के विद्यालय के बच्चों की बात है, जहाँ तक यहाँ के बैंकों की बात है कि आज सभी लोग संशय की स्थिति में हैं। मैं परसों भी डायरेक्टर साहब से मैंने चर्चा किया था, यहाँ के बैंक सशंकित हैं कि हमें कब यहाँ से शिफ्ट करना है। चूँकि आपके मुआवजे जितने भी वितरण हो रहे हैं आज यहीं के लोकल बैंकों में जा रहा है। कम से कम बैंक वालों की एक मीटिंग करके आपको यह इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आपका ये बैंक जो है इस हमारे सेकंड स्ट्रिप्स में आ रहा है और ये सेकंड स्ट्रिप्स हमारी इस डेट में जाएगी, तो आप लोग इतने साल के लिए निश्चिंत रहें। उस पर हमारे डायरेक्टर साहब ने सहमति भी दिया था कि मैं 1-2 दिन के अंदर अपने सभी बैंकों को बुला करके भी इस बात से इतला कराऊंगा। जहाँ तक कि विद्यालयों की बात है, सभी विद्यालयों की मीटिंग भी हुई है शायद एनसीएल प्रबंधन के द्वारा, और जिस जिस विद्यालयों ने यह बात रखी है कि मैं मुआवजा लेने के लिए लेना चाहता हूँ, मेरे को पैसा दे दिया जाए, और कुछ उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी विद्यालयों के साथ हुई है। कुछ नए बच्चों के एडमिशन भी बंद हो रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे
यह भी देखना होगा कि आज अचानक विलोपित हो जाने पर जो हम सबों को अपने यहाँ के स्थानीय वासियों के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने में, उनके कहते हैं कहीं पर भी जाने में उनको असुविधा न हो, इस बात का भी एनसीएल प्रबंधन के साथ साथ हमारे शासकीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी तरह से उन सब बच्चों के भविष्य गर्त पे न हो जाए। तो यह प्रयास किया जा रहा है। चलिए, ये थे वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे सारी चीज़ें बताई। स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर वार्ड क्रमांक 3-8 के लोग हैं, अगर वो नीडी नहीं हैं, तो अनावश्यक तौर पे फिलहाल अभी मुआवजा नहीं उठाएं। प्रति वर्ष के हिसाब से 12% का उनका लॉस होगा। अगर उनका 10 डिसमिल जमीन है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बन रही है, तो सालाना करीब 10 लाख 12 लाख का उन्हें ऐसा नुकसान झेलना पड़ेगा। अन्य मुद्दों के बारे में भी उन्होंने बताया कि स्थानीय जो एनसीएल प्रबंधन है उनसे उनकी चर्चा जारी है और 9 तारीख को जो बोर्ड में बैठक होने वाली है या बोर्ड में जो सारे प्रस्ताव जाने वाले हैं, अब वो क्या निकल के आते हैं इस पर आगे हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।